इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि जो दहशतगर्दी की फ़िज़ा है उसको निपटने के लिए वज़ीर आज़म साहब शायद कोई एक तमाम सियासी जमातों की कोई कौंसल कोई उनकी मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो। इमरान खान की है या जमात तहरीके इंसाफ है, उनका इन पर एतमाद नहीं है, और अगर एतमाद है तो फिर लोगों में जाने से घबरा रहे क्यों है ये। जब उससे ये पूछा जाता है कि वकास के अलावा बाकी लोग भी प्लानिंग में कुछ शामिल थे, तो वहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट आता है वो -10.4 पे चला जाता है। मतलब ये उससे झूठ बोल रहा होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि वाकई इसको प्लानिंग में बाकी लोग भी इसके अलावा शामिल थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, और हमें अभी ज्वाइन किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे, और जो इन्वेस्टिगेशन है इमरान खान पर कातिलाना हमले की, उसके हवाले से हम आपको ताज़ा तरीन देंगे कि जो मुल्ज़म है वो क्या कह रहा है और नताइज क्या निकल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सियासी सूरत हाल, और शाह महमूद कुरैशी साहब वॉज़ वेरी काइंड कि उन्होंने हमें टाइम दिया। बड़े मसरूफ़ लाहौर में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं पाकिस्तान में, तो शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ये जानना चाहूँगा कि इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि जो दहशतगर्दी की फ़िज़ा है उसको निपटने के लिए वज़ीर आज़म साहब शायद कोई एक तमाम सियासी जमातों की कोई कौंसल कोई उनकी मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीटीआई इस मामले में उसकी सोच क्या है? ज़ाहिर है इट इज़ टू अर्ली के कोई डिसीजन वगैरह के हवाले से, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इस हवाले से सोच क्या है। समी इब्राहिम साहब, आपके इल्म में है कि दहशतगर्दी के मामले पर एक कंसेंसस पहले ही मौजूद है, नए कंसेंसस की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक। आपके इल्म में है कि कंसेंसस मौजूद है और इस पे पूरी कौम मुत्तफिक है। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने अपनी तरजीहात की हुई है गलत। इस वक्त लोगों का मसला है रोटी, लोगों का मसला है बिजली, लोगों का मसला है गैस, लोगों का मसला है सेहत और तालीम, आटा, प्याज, घी, दाल, कीमतें। इनकी तवज्जो है हुकूमत गिराने पर, जोड़ तोड़ पर। न ये मईशत पर तवज्जो दे रहे हैं और न ही दहशतगर्दी जो अल्लाह के फजल करम से हमारी हिकमत अमली से और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी से काबू पा लिया गया था। अब आप देखें, बन्नू का वाकया हुआ, बन्नू के बाद आपने देखा इस्लामाबाद में वाकया हुआ, और इस्लामाबाद में आपने के बाद देखा कि बलूचिस्तान में यके बाद दीगर कई वाकयात हो गए। हुकूमत की तरजीहात क्या है? ये इसकी तरजीह ही दुरुस्त नहीं है, कंसेंसस की कमी नहीं है, इनकी हुकूमत की तरजीहात का फुकदान है। ठीक हो गया, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि अगर बेशक कंसेंसस मौजूद भी हो, लेकिन हमेशा हमने देखा है कि जिस तरह कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो उसकी साइड लाइन्स पे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं और बहुत सारे फैसले हो जाते हैं। इस वक्त एक डेड लॉक सी कैफियत है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर मीटिंग में पीटीआई का डेलीगेशन वहाँ पे जाता है और किसी हुकूमती एहलकार से कोई बातचीत होने का इम्कान हो, तो मे बी देयर इज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और अगर सिक्योरिटी नहीं होगी मुल्क में तो इलेक्शंस कैसे होंगे? जी, ये वजह है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि सिक्योरिटी दरकार है, सिक्योरिटी मईशत की बहाली के लिए भी दरकार है। पहली बात यह है कि हमें कोई बाज़ाब्ता दावत दी गई तो बहसियत एक जमात हम उसको कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली इमरान खान साहब के सामने ये प्रपोजल आता है तो पार्टी की सीनियर लीडरशिप बैठेगी, इस पे सोच विचार करेगी, और मुल्क के मफाद की खातिर हमने पहले भी बहुत से इकदामात उठाए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह मुल्क को तरजीह देंगे।
ठीक हो गया। बड़ा अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात कही है, बड़ी, जिससे यकीनन बड़ी एक उम्मीद जो है कि कहीं पर इलेक्शन के इनेकाद के लिए कोई वे फॉरवर्ड आए। तो ये उस हवाले से मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी आपने ये बात कही और बहुत खुले दिल का मुजाहरा किया। अब ज़रा पंजाब की सियासत पर आ जाते हैं। हर बंदा इस वक्त कम से कम पंजाब में तो यही सवाल कर रहा है कि क्या होगा असम्बलियों का। 11 तक आप असम्बली तोड़ नहीं सकते और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये बताया जा रहा है, परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 186 बंदे ना हो सकें। जरदारी साहब भले चले गए हैं कराची, लेकिन वो बड़े बड़े संदूक सुना है लाहौर में ही छोड़ गए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, संदूक पहले भी लाए थे और संदूकों के जरिए उन्होंने पंजाब की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की थी और कामयाबी भी हुई और हमजा शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया। लेकिन आपने देखा कि जब कोर्ट ने फैसला किया, उस फैसले के बाद जितने मुनहरिफ हजरात थे जिन्होंने वफादारियां तब्दील की या जिनको सादा जबान में लोग कहते हैं जो लोटा हुए, उनके साथ अवाम ने क्या किया? अवाम ने उन सबको मुस्तरद किया, लोगों की निगाह में वो गिर गए। अब भी मेरी नजर में कोई जी शऊर और बाज़मीर जो नुमाइंदा है वो अपनी वफादारी तब्दील नहीं करेगा, और अगर कोई करता है तो उसकी कीमत उठाएगा। एक और ये जो है जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, काश ये जो तवज्जो यहाँ दे रहे हैं हुकूमत को गिराने में, एतमाद के वोट को के हसूल में रखना अंदाजी, यही तवज्जो अगर वो दे देते दहशतगर्दी के कंट्रोल करने में, मईशत को बहाल करने में, तो अवाम का फायदा उसमें है, न कि ये जो अपने मनपसंद नताइज हासिल करना चाहते हैं। स्ट्रेटजी तो डेफिनेटली बनाई होगी पीटीआई ने, उसमें अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 11 तारीख तक असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं हो सकती और अगर 10 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा दी जाए तो फिर मज़ीद आगे कुछ दिन चला जाएगा। सभी इब्राहिम साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक तो पीडीएम ने वापस ले ली है मेरी इत्तला के मुताबिक। अगर नई दोबारा जमा करा दे तो कोई ममानियत तो नहीं, ममानियत तो नहीं है। अगर वो दोबारा जमा करा देते हैं, मुकाबला करेंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे और उस तहरीक का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, और उनको अपनी अददी अक्सरियत साबित करनी होगी। 186 बंदा उन्होंने पूरा करना है, ठीक है। आए हम समझते हैं कि उनके पास वो अददी अक्सरियत नहीं है, और इस वक्त अगर हमारे दोस्त जो हैं वो अपने पांव पर खड़े रहते हैं, कायम रहते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। जहां तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इंशाल्लाह इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और जहां का एतमाद का वोट है वो भी अदालत ने हमें यह अख्तियार दिया हुआ है कि 11 तारीख से पहले हम ले सकते हैं। इमरान खान साहब की तरजीह यही है, और जो मेरी उनसे 2 रोज पहले मुलाकात हुई थी उसमें उनकी तरजीह यही थी कि हमें जल्द अज जल्द एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब को ले लेना चाहिए, और उस पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। अच्छा शाह साहब, खान साहब ने कल भी कुछ जर्नलिस्टों से गुफ्तगू की और वो बड़े पुरुमीद नज़र आते हैं कि अप्रैल में ऐसा लगता है कि इंतखाबात शायद हो जाएंगे। अब बज़ाहिर हम देखते हैं तो एक पूरा डेडलॉक है, ये गवर्नमेंट कहती है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, तो खान साहब ये जो बात वो मैं आपका सवाल समझ गया जी। समी इब्राहिम साहब, मैं आपको मुख्तसरन अर्ज कर दूं, ये हुकूमत इंतखाबात नहीं चाहती, ये अवाम का सामना करने से कतरा रहे हैं। इस वक्त पीडीएम का ग्राफ लोगों की निगाह में घिरा हुआ है, ये लोगों का सामना करने की इनमें हिम्मत और ताकत नहीं है। किस मुंह से जाएंगे? इन 8 महीनों में ये जो दावे करके आए थे कि एक हुकूमत है, ना तजर्बाकार है, अनाड़ी है, हमारे पास तजर्बाकार टीम है, इस तजर्बाकार टीम की कारकर्दगी अवाम ने क्या देखी है?
आज हर चीज महंगी है। आज प्याज को देख ले, टमाटर को देख ले, मतलब है कि किसी चीज को देख ले जो रोजमर्रा की अशिया है। आज शहरों में गैस नहीं है और ये बर्वक्त एलपीजी इंपोर्ट भी नहीं कर सके। आज लोड शेडिंग का दौरानिया फिर उसमें बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है, ठीक है ना। आज मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप जरा फैसलाबाद लोगों से राब्ता कीजिए, आप पूछिए कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या हाल है, लूम इंडस्ट्री का क्या हाल है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, स्टॉक मार्केट की कैफियत देखें, हर तरफ से नाकामी है। अमन अमा की सूरत हाल बिगड़ गई है, डकैती बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है, दहशतगर्दी ने फिर सर उठा ली है। इनकी कारकर्दगी है क्या? लोगों को फेस नहीं कर सकते। जब लोगों को फेस नहीं कर सकते, ये इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है। ये क्या करने को तैयार है? इमरान खान को नाअहल करवाने पे तवज्जो है, मुल्क की मईशत को बहाल करने पर तवज्जो नहीं है, पीटीआई को तोड़ने पे तवज्जो है। लोगों को दाना डाला जा रहा है, लोगों को मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, किसी को वजारत ऑफर की जा रही है, किसी को कुछ किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हम अवाम पर एतमाद कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा करो, लोगों को फैसला करने दो, नंबर एक। नंबर दो, वो समझते हैं कि मईशत इस तेजी से गिर रही है, IMF के साथ जो इस हुकूमत ने मुआहदा किया वो मुआहदा सिरे नहीं चढ़ रहा, और अगर वो मुआहदा सिरे नहीं चढ़ता तो आप बताइए डॉलर कहां जाएगा? इस वक्त 250 रुपए पर डॉलर मार्केट में दस्तयाब नहीं है। जब डॉलर यहां पहुंचेगा, महंगाई की क्या कैफियत होगी? एक हाइपर इन्फ्लेशन आने वाली है, इसको कहते हैं ना सुपर महंगाई का एक दौर आने वाला है, और लोगों की चीखें निकल गई हैं। अब इन हालात में इमरान खान का तज्जिया है कि हुकूमत ना भी चाहे, माशी बदहाली इस तेजी से बढ़ रही है कि इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा और इनको इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। हम समझते हैं ये अगले 1-2 माह के अंदर हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। शाह साहब, थोड़ा सा मेरा जो सवाल है ज़रा बिटर है। सवाल मेरा ये है कि खुद खान साहब ने बताया कि ये जो कुछ भी रिजीम चेंज हुई उसके पीछे एक शख्स था। खान साहब की जब गवर्नमेंट को हटाया गया उस वक्त भी वो पॉपुलैरिटी का वो ग्राफ हासिल कर चुके थे जो अब उनके पास है, क्योंकि 27 मार्च को जो इस्लामाबाद में जलसा था वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा था। लोग निकल आए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जो चाहा वही हुआ। और अभी तक ये जो हुकूमत है, सिविल हुकूमत, इस पर कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ कहा गया हो, इन्हें कुछ हदायत आई हो कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं। तो इस सारी सूरत हाल में आपने इतने बड़े बड़े जलसे करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, इस्लाम पिंडी से होके वापस चले गए, तो एस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं चाहती तो इलेक्शन नहीं होंगे। इस मसले को हल करने के लिए आपकी जमात किसी स्ट्रेटजी पे काम कर रही है? कहीं पे टूटे हुए राब्ते जोड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए, हम समझते हैं कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ये बेबस हो जाएंगे। अब ये अपनी खुद गर्जी में महव हैं, ये नहीं मुल्क का सोच रहे हैं, ये अपनी जात का सोच रहे हैं, ये अपनी जमात का सोच रहे हैं। हम रियासत पाकिस्तान का सोच रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि अगर मामलात को जू का तू रहने दिया गया, इसका मुल्क को बेहद नुकसान होगा। पाकिस्तान की जो 22-24 करोड़ अवाम है, इसको बेपनाह नुकसान होगा। इनकी तरजीह क्या है? अपने केसेस को निपटाना। वो नैब की इस्लाहात के आड़ में अपने केसेस जो हैं, जो पाइपलाइन में हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। इन्हें कोई गर्ज नहीं कि इस वक्त आम आदमी की क्या कैफियत है, इन्हें कोई गर्ज नहीं आम आदमी से, इनका कोई लगाव नहीं है। ये अपने मफादात को सामने रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आज अवाम इतनी बाशऊर हो गई है कि वो खुद अंदाजा लगा सकती है, और लोगों को फैसला करने देना। हम कहते हैं हम आवाम के पास जाना चाहते हैं, हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, ये भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। अगर हमारी बात में वजन होगा तो लोग हमारी बात सुन लेंगे, अगर उनकी बात में वजन होगा तो उनको वोट दे देंगे, तो वोट लेके मैंडेट लेकर आ जाए, हुकूमत करें। शाह साहब, लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम खान के साथ हैं, खान एक दयानतदार आदमी है,
इससे बेहतर लीडरशिप पाकिस्तान के लिए बिल्कुल कोई नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ ही अगली सांस में वो एक मायूसी का इजहार करते हैं कि कितने बड़े बड़े जलसे हो गए, सब कुछ हुआ, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। और अगर ये मायूसी कंटिन्यू करेगी तो आप नहीं समझते कि सियासी तौर पर फिर इसका जमहूरियत को नुकसान होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि लोग इनकी जो परफॉर्मेंस है ना, पीडीएम की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से लोग मायूस हैं। इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से लोग पुरउम्मीद हैं। वो समझते हैं कि आज के इन मुश्किल हालात में भी अगर कोई जमात, कोई क़यादत इस दलदल से मुल्क को निकाल सकती है तो वो शख्सियत इमरान खान की है या जमात तहरीक इंसाफ है। उनका इन पर एतमाद नहीं है, और अगर एतमाद है तो फिर लोगों में जाने से घबरा रहे क्यों है ये? ठीक है, बिल्कुल। ये अच्छा, एक और मसला है जिसमें आप भी बराह रास्त शरीक हैं, वो है काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट। कुछ उसके हवाले से हमें बताएंगे कि गुफ्तगू जो है वो पॉजिटिव अंदाज में चल रही है या उसमें कहीं कोई डेडलॉक है? और क्या सीट एडजस्टमेंट का से हम ये लिंक कर सकते हैं असम्बलियों की तहलील, असम्बली की तहलील? देखिए, मेरी चौधरी परवेज इलाही साहब से और काफ लीग के दीगर साहिबान से 3 नशिस्तें हो चुकी हैं, और हम सीट एडजस्टमेंट पर हमने एक बुनियादी तौर पर फैसला किया है कि हमारे ये मफाद में है कि मिलके रहें और मिलके आगे बढ़ें। आज अगर पंजाब हुकूमत कायम है तो उसमें तहरीक इंसाफ और काफ लीग की मुश्तरका कोशिश और काविश है, जिसके नतीजे में हुकूमत कायम है। आज अगर हमने मुकाबला करना है तो मैं समझता हूं कि परवेज इलाही को तो नून पर कोई एतमाद नहीं है। उनके बयानात आपके सामने आ चुके हैं। वो तो कहते हैं कि वो वादा कुछ करते हैं और अमल कुछ और करते हैं। तो उन्होंने तो अदम एतमाद का इजहार एक नहीं 20 इंटरव्यूज में किया है, तो उन पर एतमाद है नहीं। वो समझते हैं, हम समझते हैं कि मिल के चलना मुल्क के मफाद में है, सियासी इस्तेकाम के मफाद में है, और हमें मिल के चलना चाहिए। चुनांचे हमने गुफ्तगू का आगाज किया है, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि हम गुफ्तो शरीर से, गिव एंड टेक से इस ऐसे नतीजे पे पहुंचे जो पंजाब के मफाद में हो और मुल्क के मफाद में हो और सियासी इस्तेकाम के मफाद में हो। अच्छा शाह साहब, आपने कौमी असम्बली में इस्तीफ़े भी पेश करने हैं, यानी एक एक करके वेरिफिकेशन की बात है। कल केपी के की जो असम्बली है उसमें, केपी हाउस में कोई मीटिंग भी कल या परसों हो रही है। स्पीकर साहब का ये पता चला है कि वो 27 तारीख को वहाँ लाड़काना में शिरकत करेंगे और फिर उसके बाद वो चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो कुछ ऐसा, अगर आप चले भी जाते हैं तो वो आपकी जो जस्टिफिकेशन 1-on-1 की होगी उसको तस्लीम करेगी और ये असम्बली में आपके इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल कर लिए जाएंगे? पहली बात तो यह है कि सभी इब्राहिम साहब, मैंने स्पीकर साहब को खत लिखा और मैंने उस खत में जो हमारा मौक़िफ़ था उसको रीइटरेट किया। मैंने माजी भी बताया और मैंने मुस्तकबिल का उनको अपना जो हमारी सोच है, जो फिक्र है, उससे भी उनको आगाह किया। उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने 2 चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि जो इनके रेजिग्नेशन मुझे मौसूल हुए हैं वो हैंड रिटन नहीं है। हमने कहा चलिए, अगर ये लकूना है तो हम उसको दूर कर देते हैं। हम नए इस्तीफे, हैंड रिटन इस्तीफे लिखकर उनकी खिदमत में पेश कर देते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये इज्तिमाई तौर पे मिलना चाहते हैं, मैं इनफरादी तौर पर तसल्ली करना चाहता हूं। तो हमने कहा, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हम इज्तिमाई तौर पर आ जाते हैं और आपने इनफरादी तौर पर तसल्ली करनी है तो यके बाद दीगर आप दोस्तों को बुला लें और उनसे पूछ लें और उनसे राय ले लें। तो वो जो उनकी शराइत थी, वो अगर हम उन शराइत पे हम पूरा उतरते हैं तो फिर कबाहत किस बात की है? ठीक हो गया। शाह महमूद कुरैशी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शम निकाला और हमारे साथ गुफ्तगू की बड़ी अहम बात। और आपने कहा कि अगर हुकूमत कोई बाज़ाब्ता तौर पर इन्विटेशन देगी तो फिर पीटीआई की सीनियर क़यादत उस पर फ़ैसला करेगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा, और जब हम वापस आते हैं तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी हमारे साथ होंगे, मुशीर दाखिला भी हैं पंजाब के।
जो मुल्ज़म जिसने गोली चलाई थी मुबैना तौर पर इमरान खान साहब पर, तहकीकात क्या बता रही हैं, जो झूठ का पता लगाने वाली मशीन लगाई गई थी उसके साथ, उसके क्या नताइज हैं, ये हम सुनेंगे अब्बासी साहब से, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी जो एहतसाब को भी देख रहे हैं और वो हमारे साथ हैं। वज़ीराबाद में हमला हुआ था इमरान खान साहब पर और एक शख्स को पकड़ा भी गया, नवीद का उसका नाम था। मुबैना तौर पर उसने गोलियां चलाईं। एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है, कितने लोग थे। नून लीग ने हमेशा इसका मजाक उड़ाया और इसको हकीकत नहीं तस्लीम किया, लेकिन वीडियोस मौजूद हैं जिनमें उनके जो रहनुमा हैं वो ये हमें नज़र आते हैं कहते हुए कि जनाब कायद हमें हुक्म दें तो हम एलिमिनेट कर देंगे इमरान खान को। और वो जो मुबैना मुल्ज़म है वो भी उस क़यादत के आगे पीछे हमें वीडियोस में नज़र आता है। अब उसकी तहकीकात हो रही थी यहाँ, और आज जो बात कही उमर सरफराज चीमा और मुसद्दक अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने रिक्वेस्ट की अब्बासी साहब से कि वो अगर हमारे साथ प्रोग्राम में आ जाएं तो ज़रा इस मौजू पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ा तजस्सुस है। इमरान खान एक नहायत ही पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, PTI सबसे बड़ी जमात है, उसके कायद पर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, वो खुशकिस्मती से बच गए, तो ये साजिश के ताने बाने कहाँ बुने गए। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका, और ये बयान फरमाइए कि अब तक की जो तहकीकात हैं उसके नतीजे में क्या सामने आया है। क्या जो ये मुल्ज़म है ये अकेला ही कर रहा था काम, या बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत हुआ है सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में कॉल किया। बात ये कि इसकी प्रोसिक्यूशन साइड से में जो चीज़ें हमने कलेक्ट की हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि मैं प्रोसिक्यूशन में भी चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र हूँ, और प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी होती है एक तरफ इन्वेस्टिगेशन को एक लाइन देनी होती है इन्वेस्टिगेशन की, और दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर कोर्ट को असिस्ट करना होता है, जिसे आप कहते हैं एडवोकेट ऑफ द कोर्ट या वकील होता है वो कोर्ट का। तो वहाँ पे जो मेरी जिम्मेदारियाँ मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज JIT बेसिकली होम डिपार्टमेंट का जो सरफराज चीमा साहब है उनका है, मेरा प्रोसिक्यूशन वाली साइड है। प्रोसिक्यूशन में पहली बात यह है कि एक बयानिया आपको याद है मजहबी जुनूनियत का बनाया गया था पहले, और उसमें इमरान खान साहब पे नामूसे रसूल की पासदारी न करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, और ये कहा गया था कि कोई भी जुनूनी शख्स जो है ना इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये एक प्लाट बनाया गया पहले। इस प्लाट के बाद फिर इस लड़के नवीद को जो है वो बाकायदा से लॉन्च किया गया। पोलोग्राफिक टेस्ट जो है वो जब उसके रिज़ल्ट्स सामने आए हैं, जो कि हमने कोर्ट में भी जमा करवा दिए हैं। पोलोग्राफिक टेस्ट जो है आजकल का मॉडर्न तरीका है ये मालूम करने का कि मुजरिम या मुल्ज़िम सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और इसकी सच्चाई या इसके टेस्ट की जो रेटिंग है वो 93% है। अच्छा। और पोलोग्राफिक टेस्ट जो हुआ है और जो हमने कोर्ट में जमा करवाया है इसे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। उससे पहली बात यह, जब इससे सवाल पूछा जाता है कि क्या तुमने वकास के साथ मिलकर इमरान खान पे हमला करने का मंसूबा बनाया, तो रिज़ल्ट ये बता रहा है कि हाँ, वो इस मौके पे वो सच कहता है कि हमने वकास के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। जब उससे ये पूछा जाता है कि वकास के अलावा बाकी लोग भी प्लानिंग में कुछ शामिल थे, तो वहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट आता है वो -10.4 पे चला जाता है। मतलब ये उससे झूठ बोल रहा होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि वाकई इसको प्लानिंग में बाकी लोग भी इसके अलावा शामिल थे। तीसरी बात जो इससे पूछी यही कि जनाब क्या आपको कोई तरबियत दी गई थी इमरान खान साहब पे अटैक करने से पहले हथियार को इस्तेमाल करने की, तो वहाँ पे पोलीग्राफिक टेस्ट ये कहता है कि ये बाकायदा तरबियत याफ्ता था और एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ इसको लॉन्च किया गया था इमरान खान साहब को मारने के लिए। और ये बयानिया जो है इसका कि मैं मजहबी जुनूनी हूँ या मजहबी जुनूनियत की वजह से मैंने हमला किया है, ये पोलीग्राफिक टेस्ट में इसकी मनफी हो चुकी है। अच्छा, तो ये इसका मतलब है कि ये
छुपा रहा है जिन लोगों के साथ इसने ताने बाने बनाए इसके और सब कुछ हुआ। दूसरा ये बयान फरमाइए कि एक और भी जिक्र था शख्स का, तो उसके हवाले से आपके पास क्या एविडेंस आया है कि कोई दूसरा शख्स जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है या पता चला है कि वो भी मौजूद था? देखें, इसमें जो शवाहिद मिले हैं जो कि क्राइम सीन के ऊपर से जो फोरेंसिक वालों ने जो चीज़ें इकट्ठी की हैं और जो ऐनी गवाह हैं जो उनके शवाहिद मिले हैं, जब उनको आप इकट्ठा करते हैं तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हमलावर जो है वो एक नहीं था, एक से ज़्यादा थे। अभी वो 2 थे या 3 थे, ये अभी इस पर तहकीक जारी है, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये इस्टेब्लिश जल्दी हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हमलावर एक नहीं था, एक से ज़्यादा थे। अच्छा, एक मुअज़्ज़म नामी एक शख्स भी शहीद हुआ जो जलसे में था, जिसके छोटे छोटे बच्चों के साथ उसकी वीडियोस जो हैं वो नज़र आईं। वो अभी तक क्या शवाहिद हैं कि वो किसकी गोली से उसकी शहादत हुई? क्योंकि इमरान खान साहब ने इसका ज़िक्र किया कि प्लॉट जो था वो ये था कि वो नवीद मुझ पर गोली चलाता और नवीद को भी वहाँ पर ख़त्म किया जाना था, और वो जो गोली नवीद के लिए चलाई गई थी वो गोली लगी मुअज़्ज़म को। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लियाकत अली खान साहब का मर्डर प्लान हुआ कि मर्डरर को वहीं पर कत्ल कर दिया गया, एक पुलिस ऑफिसर ने मार दिया था। जी, इसमें एक इल्ज़ाम ये भी था कि मुअज़्ज़म को जो है वो इमरान खान साहब के गार्ड जो हैं उन्होंने उसको मारा है। एक इल्ज़ाम ये भी आया था, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने जो फोरेंसिक करवाई है गार्ड्स के वेपन्स की, वो फोरेंसिक हो चुकी है और उसमें साबित हुआ है कि इमरान खान साहब के जो गार्ड्स थे उनमें से किसी वेपन से फायर नहीं हुआ। तो ये चीज़ तो नेगेट हो गई कि मुअज़्ज़म की शहादत जो है वो इमरान खान साहब के गार्ड्स के वेपन से नहीं हुई। अभी मुअज़्ज़म को गोली कहाँ से लगी, किस फासले से लगी, किस से मारी, इस पे अभी तक हतमी नताइज जो है या हतमी नतीजा अख़ज़ करना जो है वो मुश्किल है। इस पे अभी तक तहकीक हो रही है। हम इस तक उम्मीद है कि JIT जो है वो जल्द पहुँच जाएगी कि इसको किस से मारा था। हमारे साथ ही रहिए मुसद्दक गवासी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये इन्फॉर्मेशन। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, वापस आते हैं तो मज़ीद इसी हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक गवासी हमारे साथ हैं और ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने बताया कि अभी तक जो शवाहिद जमा हुए, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन टीम को लीड करेंगे अदालत में, तो वो ये बता रहे हैं कि जो शवाहिद मिले हैं अभी तक, जो एविडेंस सामने पेश किया गया, उसके मुताबिक मुल्ज़म नवीद झूठ बोल रहा था। 1 से ज़ायद लोग जो हमला हुआ इमरान खान साहब पर उसमें शरीक थे। अब्बासी साहब, ये तो पता चल गया कि झूठ बोल रहा है और लोगों से भी बातचीत हुई। अब उन लोगों तक पहुंचने का इसके अलावा भी कोई तरीका है कि नवीद ने बताना है, सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरीका ये है कि नवीद जो मुजरम होता है, मुल्ज़म वो जब कोई लीड देता है तो उस पर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि जो मुजरम होता है उसकी किसी बात को कोर्ट के अंदर जो है उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको सच्चा नहीं माना जाता। नवीद से सिर्फ लीड ली जा सकती है, उस लीड के ऊपर काम करके फिर एविडेंस को इकट्ठा किया जा सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं और एविडेंस इकट्ठी हो जाएगी इंशाल्लाह, और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी लीड मिलेगी, बिकॉज आजकल मॉडर्न ज़माना है, फोरेंसिक सिस्टम है, तो उम्मीद है कि इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा जिसे कहते हैं ना, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह लीड ज़रूर मिलेगी हमें। अच्छा, एक और वाक़या हुआ था कि जैसे ही उसको नवीद को पकड़ा गया, उसको बजाय इसके कि जो नज़दीकी थाना था वहाँ पे ले जाया जाता, दूर के थाने में ले गए, फिर उसकी एक वीडियो फौरी तौर पर एक रिलीज़ कर दी गई। इस पर भी कोई जो JIT है उसने इन्वेस्टिगेट किया है? क्योंकि तब ये इल्ज़ाम लग रहा था कि वहाँ पर मौजूद जो पुलिस है
उनकी जो परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया, तो उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे थे। देखिए, ये 3 तारीख को ये वाक़या पेश होता है तकरीबन 4 सवा 4 बजे, और फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है क्योंकि जो FIR है वो उस वर्जन पे रजिस्टर नहीं होती जो मजरूब या जो मुद्दई था, इमरान खान साहब थे, बाकी लोग थे, तो वो लेट हो गई, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। फिर 7 तारीख को पुलिस की मदईयत में ये FIR दर्ज हुई थी। फिर JIT बनी थी 16 तारीख को। 16 को जब JIT बनी, उसके बाद एक दिन के बाद इस नवीद मुजरम को पेश किया गया, तो कोर्ट ने ये आर्डर दिया है कि 14 दिन आपने इसको हिब्से बेजा में रखा है, यानी कि इलीगल कस्टडी में रखा है। तो इस चीज़ को हमने इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट को जमा करवाना है। इस इनकम्प्लीट रिपोर्ट जमा हो चुकी है कोर्ट के अंदर, और लेकिन इसकी मज़ीद तफ्तीश होनी है कि कहाँ कहाँ पे ये 13 दिन रहा और किस किस की ज़िम्मेदारी में रहा और कहाँ से ये वीडियो लीक्स हुई। ये कोर्ट के ऑर्डर के तहत इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट अभी होना है। अच्छा, आपने ये फरमाया कि जो FIR है वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद हुई सारा, और है भी पुलिस की मुद्दईयत में। ये बयान फरमाइए हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कि जब FIR इस तरह से दर्ज की जाती है वर्सा की बजाय पुलिस की मुद्दईयत में, तो मुल्ज़म को कहीं जाके इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है अदालत में, ट्रायल में? नहीं, इसका फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि FIR का जो वर्जन इमरान खान साहब रजिस्टर करवाना चाहते थे और फिर वो उसको कोर्ट में हम ले गए और कोर्ट में कहा कि जी आप JIT को अप्रोच करें और अपना वर्जन जो है वो JIT को आप दे दें। तो बजाय JIT को जब हमने उनको कहा कि आप अपना वर्जन दें, तो दोनों हजरात जिन्होंने कंप्लेंट दी थी, नियाज़ी साहब और इमरान साहब, ने डिक्लाइन कर दिया कि हम JIT को ज्वाइन नहीं करेंगे। हम अपने उस पोजीशन बरकरार रखेंगे कि हमारी FIR को वर्जन जो है उसको सुना जाए, रजिस्टर किया जाए। और इस वक्त उनका केस जो हाई कोर्ट के अंदर है, वो हाई कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, क्योंकि कोर्ट के उस आर्डर के अगेंस्ट जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आप अपना वर्जन जाके JIT को दें। तो हाई कोर्ट अभी हाई कोर्ट में केस है, वो जब भी डिसाइड होगा कि आया FIR वो वर्जन जो वो देना चाहते हैं उस पर लिखी जानी चाहिए या पुलिस की मदीयत वाले को जो चली है उसको लेके जाना चाहिए, इसका फैसला भी होना है। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल हम जो 7 जो नवंबर वाली FIR है जो पुलिस की मदीयत में हुई है, हम उसी पे चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल जानना चाहूँगा, जो मौज़म को गोली लगी थी उसका हथियार आइडेंटिफाई हुआ है अभी आपको? उसका दोनों चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद हथियार आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ और उसका जो किलर है वो भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। इसकी शवाहिद मौजूद हैं जिनको हम अगर JIT इकट्ठा कर रही है, उम्मीद है कि किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँच जाएगी। अब बिल्कुल 1-1.5 मिनट रह गया तो मेरा सवाल होगा, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी के भी एडवाइज़र हैं, ये तो सारे बड़े बड़े केस वापस हो रहे हैं और हर बंदा जो है उसका केस ख़त्म हो गया, तो आपका टास्क तो बहुत सख्त हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। तो कोई पकड़ सकेंगे किसी बड़े आदमी को, किसी बड़े मगरमच्छ को? बात यह है कि जो केसेस ख़त्म हो रहे हैं नायब के अंदर से, एक बात याद रखिएगा कि क्राइम नेवर डाइज, जुर्म कभी नहीं मरता। जो भी केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के बगैर ही ख़त्म किया जा रहा है अदालतों के अंदर से, हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी वो सेक्शंस जो इन्होंने ख़ास केसेस ख़त्म करने के लिए ख़त्म किए हैं, हदफ किए हैं, वो अगर दोबारा बहाल कर दी और 50 करोड़ की हद को भी नीचे ले आए तो इनके सारे केसेस वापस बहाल हो जाएंगे। इसलिए, और अगर बहाल ना भी हुए तो नई हुकूमत जो भी आएगी, ये एविडेंस मौजूद है, ये केस दोबारा उठेंगे। और अगर ये नैब में नहीं उठ सकते, ये FIA में उठने चाहिए। अगर FIA में नहीं उठ सकते तो एंटी करप्शन में उठने चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है स्टेट की कि जुर्म को उसके लॉजिकल एंड तक पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक साहब। नाजरीन, ये था आज का तज्जिया। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल।
रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।